कवर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन किया, राइट। हम लोग इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके आए हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या सजेस्ट कर रहा था? फर्स्ट लॉ सजेस्ट कर रहा था कि एनर्जी जो है वो ना कभी क्रिएट होती है और ना कभी डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी के बारे में क्लियर आइडिया दिया फर्स्ट लॉ ने कि एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, राइट। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल हम लोग के लेके चले कि भाई अगर आप लोग एक कप के अंदर हॉट टी रख दोगे तो थोड़ी देर बाद वो टी जो है वो ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो सिस्टम की सराउंडिंग में चली गई, तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, राइट, क्रिएट नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बस सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में चली गई। लेकिन फर्स्ट लॉ जो है वो हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया कि वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी और ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी की हीट की डायरेक्शन क्या होगी। कि आपने अगर इस टी को रखा तो देखिए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ गया, और अगर आप यहाँ आइस रख रहे हो तो हीट का ट्रांसफर जो है आप देखिए ध्यान से सराउंडिंग से और सिस्टम की तरफ होगा। इस चीज के बारे में फर्स्ट लॉ ने कोई भी आइडिया नहीं दिया हमें। क्लियर हो गया? उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि अगर आप टी रखोगे तो वो ठंडी हो जाएगी, अगर आप आइस रखोगे तो वो मेल्ट होगी और उसके बाद वो धीरे धीरे हॉट हो जाएगी। तो इस चीज के बारे में फर्स्ट लॉ ने आइडिया दे लिया कि इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि आखिर हीट का ट्रांसफर हॉट टू कोल्ड होता है या कोल्ड टू हॉट होता है, इसके बारे में उन्होंने कोई भी आइडिया नहीं दिया। लेकिन हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि सभी प्रोसेसेस की एक नेचुरल डायरेक्शन होती है। नेचुरल डायरेक्शन का मतलब है कि अपने आप होने की एक एबिलिटी, इट्स ओन एबिलिटी जो है किस चीज की, कि अपने आप होने की एक डायरेक्शन होती है हर रिएक्शन की। जैसे हॉट टी को रखते ही इसकी एक डायरेक्शन है कि वो कूल डाउन की तरफ हो जाएगी, आइस को रूम टेम्परेचर पर रखते ही उसकी एक डायरेक्शन है कि वो मेल्ट होगी, और हीट का ट्रांसफर जो है वो आप लोगों को पता चल गया। यानी हर रिएक्शन की एक नेचुरल डायरेक्शन है। हम लोग जब भी रूम के ऊपर हॉट टी को रखेंगे तो हम लोग हमेशा ये पाएंगे कि थोड़ी देर बाद वो हॉट टी जो है वो कूल हो जाएगी। हम कभी भी ये नहीं पाएंगे कि किसी भी स्थिति के अंदर वो जो हॉट टी है वो अपने आप ही और ज़्यादा हॉट हो जाए। मीन्स ए हॉट ऑब्जेक्ट कूल डाउन टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, but an object does not becomes hotter than its surrounding of its own। मतलब हीट का एक्सचेंज इसी तरीके से हो रहा है। तो यही तो है अपने आप होने की एक एबिलिटी, राइट। और इसी चीज को हम लोगों ने नाम दिया स्पॉन्टेनिटी, ए प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ। ऐसी कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो। अपने आप होने का मतलब आप फिर से इस एग्जांपल को ले लीजिए कि जैसे ही आपने क्या किया भाई, इस रूम के अंदर एक गर्म चाय का कप रखा तो आपने ये पाया कि थोड़ी देर बाद वो अपने आप रूम टेम्परेचर के बराबर ठंडा हो गया। या अपने आप होने की उस प्रोसेस की एबिलिटी थी। आपने आइस रखा, थोड़ी देर बाद वो जो आइस है वो मेल्ट हुई और उसके बाद उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ये अपने आप होने की एक एबिलिटी थी, राइट। ठीक है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर कोई रिएक्शन अपने आप क्यों होती है, उसका जवाब आज की क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। तो स्पॉन्टेनिटी कह लीजिए या फिजिबिलिटी कह लीजिए, राइट, किसी भी प्रोसेस का, कि अगर कोई भी प्रोसेस अपने आप हो। जैसे आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया, प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, कोई भी प्रोसेस अपने आप हो, टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, अपने आप हो, या फिर थोड़ा सा एक बार इनिशिएट कर दीजिए, राइट, उसके बाद वो कंटिन्यूअस अपने आप होती रहे। ऐसी सभी प्रोसेस को क्या कहा? स्पॉन्टेनियस कहा। मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं, स्पॉन्टेनियस किसको कह रहे हैं हम लोग? अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो, जैसे आइस को रूम में रखते ही वो थोड़ी सी देर के बाद अपने आप ही वाटर में बदल जाएगी।
किसी इनिशिएशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बाहर से किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको रूम टेम्परेचर पर रखा है और ये प्रोसेस हो गई। आप लोग एक वुड का मान लीजिए ढेर ले लीजिए यहाँ पर, और वुड का ये एक ब्लॉक्स हैं, इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, और आपने क्या किया, इन ब्लॉक्स को बर्न करना है, और ये मान लीजिए सारे कार्बन के बने हुए हैं, राइट। और भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। अब आप इसको बर्न करना चाहते हो, तो सीधा सा मतलब आप चाहते हो इसका कंबेशन हो तो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भाई कि कहीं भी किसी भी सिरे से एक बार इसको हीट प्रोवाइड करवाओगे। अब हीट प्रोवाइड कराने के बाद एक बार ये लकड़ी जलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये लकड़ी जलना शुरू होगी, हीट अपने आप प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, और उसी हीट का इस्तेमाल बाकी वुड को बर्न करने में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इनिशिएट कर दो, बस शुरू में एक बार हीट दे दो, बार बार हीट देने की जरूरत नहीं है। तो हर उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहा जो या तो अपने आप हो, या फिर एक बार उसको हम लोग इनिशिएट कर दें, उसके बाद वो अपने आप होने लग जाए। ऐसी प्रोसेस को आप लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहोगे। तो डेफिनेशन नोट कर सकते हो, ए प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन, राइट, वंस इट हैज बीन इनिशिएटेड इफ नेसेसरी। अगर जरूरत है तो उसको एक बार इनिशिएट भी कर दीजिए, जैसे लकड़ी रखी रखी नहीं जलेगी, एक बार इनिशिएट कर दो, उसके बाद दोबारा से हीट देने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो हमारा यहां से एक बड़ा क्वालिटी क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई डू चेंजेस टेक्स प्लेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हाई डू चेंजेस टेक्स प्लेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि चेंजेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्यों होते हैं, दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं होते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग समझिए हमारा टॉपिक कहां से शुरू हुआ। टॉपिक शुरू हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। फिर एक क्वेश्चन आया कि क्या दोनों डायरेक्शन में कोई चीज हो सकती है क्या? गर्म चाय जो है वो उसी गिवन सेट ऑफ कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो ठंडी हुई थी, क्या वो उसी कंडीशन में रखी रखी गर्म हो सकती है? तो आपको जी ऐसा तो नहीं होता। तो हमने बात बताया कि भाई हर रिएक्शन की अपने आप होने की एक नेचुरल डायरेक्शन होती है, राइट, और उसी नेचुरल डायरेक्शन से उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का आइडिया मिलता है। स्पॉन्टेनिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया कि अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है या एक बार इनिशिएट करने के बाद वो अपने आप होने लग जाए, तो उस प्रोसेस को आप लोग स्पॉन्टेनियस कहोगे। और कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जांपल कि आप लोग थोड़ा सा पानी कमरे में फैला दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखोगे सारे पानी के वेपर्स बन जाएंगे, अपने आप हुआ है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी भी इनिशिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, राइट। आप लोग शुगर को, थोड़ी सी शुगर लो और उसको वाटर में डाल दो, और उसको स्टीर भी मत करो, घोलो भी मत। आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद, हो सकता है कुछ घंटे भी लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के बाद आप ये पाओगे कि वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बिना इनिशिएशन के, बिना किसी एक्सटर्नल इनिशिएशन के, आपने बाहर से कोई भी ऐसा हीट या कोई चीज प्रोवाइड नहीं कराया और अपने आप हो रही है, इसे भी आप लोग स्पॉन्टेनियस कहोगे। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। लेकिन आपको बताया भाई कि कार्बन है, O2 है, बर्न करना है, तो एक बार आप लोगों को इसे इग्निट करना पड़ेगा, एक बार इसको आपको शुरू में थोड़ी देर के लिए हीट देना पड़ेगा, और फिर CO2 और हीट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहेगी। सो दैट इज द पार्ट वेयर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस विदाउट इनिशिएशन और बाय इनिशिएशन, की एक बार इनिशिएट कर दो, दोबारा से फिर आपको हीट की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों भी कोई भी फोर्स जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी प्रोसेस के होने के लिए आखिर कौन सी चीज जिम्मेदार है? तो उसे नाम दिया ड्राइविंग फोर्स। ड्राइव, आपको पता है ड्राइव का मतलब है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के पीछे जो रीजन बताया गया, वो बताया गया कि भाई ड्राइविंग फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में
ले जाने के लिए। और ड्राइविंग फोर्स को दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया कि कौन सी ड्राइविंग फोर्स होती है। पहली ड्राइविंग फोर्स की हर प्रोसेस कोशिश करती है मिनिमम एनर्जी को अटेन करने की, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी को अटेन करने की। और मिनिमम एनर्जी को अटेन करने का प्रिंसिपल बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी घटेगी आपको पता है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये इस बेसिक प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो वो अपनी मिनिमम एनर्जी को अटेन करने की कोशिश कर रही है। और एक दूसरा फैक्टर ये बताया गया कि पार्टिकल्स एक दूसरे से जो बाउंड हैं वो एक दूसरे से फ्री होना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। आप लिख सकते हो कि इसे कहा गया टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस। इसका मतलब कि किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स बताई गई वो दो तरह की बताई गई कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो और रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हो। तो अब हम चेक करते हैं कि कुछ प्रोसेसेस आखिर क्यों स्पॉन्टेनियस हैं, जिनको हम एनर्जी और रैंडमनेस। तो पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जहां भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, सीधा सा मतलब है कि उसकी हीट बाहर निकली है, और हीट बाहर निकली है तो एनर्जी जो है वो घटी है। और एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के लिए आप रिएक्शन के साथ प्लस हीट लिख सकते हो, या डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सीधा सा मतलब है कि उसने हीट को यूज किया है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और वहां पर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप यूं भी लिख सकते हो, ए प्लस बी विल गिव यू ए बी प्लस हीट। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये आपको जैसे ही दिखाई दे समझ लीजिए कि भाई आपकी प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और एंडोथर्मिक को लिखने के लिए हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। मैं ए प्लस बी की बजाय सी प्लस डी लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस में हीट इज इक्वल टू सी डी। ये जो प्रोसेस है ये सारा का सारा एनर्जी के बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ रैंडमनेस बढ़ने का मतलब है पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ना, पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री होने लग जाएं। तो रैंडमनेस जो है वो कब इंक्रीज होगा भाई, जब सॉलिड लिक्विड में बदले और लिक्विड गैस में बदले तो रैंडमनेस हो। ठीक है, आपके नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज हों, गैस पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज हों। अगर कहीं भी बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट जाए तो भी रैंडमनेस बढ़ जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होने चाहिए, राइट। और दूसरा, जितने छोटे पार्टिकल है उतने इजीली मूव करते हैं, तो साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होना चाहिए। आपको पता हो छोटे पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा पार्टिकल बन जाएंगे तो ज़्यादा मूवमेंट होगा। यानी एक बड़ा पार्टिकल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाए तो, और सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गैस में बदलेगा तो रैंडमनेस इंक्रीज होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन प्रोसेस को हम लोग किस तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के तौर पे देख रहे हैं, राइट। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि रैंडमनेस, ध्यान रखना, रैंडमनेस बढ़ना चाहिए, रैंडमनेस आपका बढ़ना चाहिए, और एनर्जी जो है वो घटनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके हेल्प से ही आप किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर कोई भी प्रोसेस जो है वो किस तरीके से स्पॉन्टेनियस है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। C+O2, CO2 प्लस हीट, क्योंकि आपको पता है कार्बन सॉलिड है, O2 गैस है, लेकिन प्रोडक्ट सारा गैस है, प्रोडक्ट सारा गैस है, तो रैंडमनेस इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो हम बात कर रहे थे उसको फेवर कर रहा है ये फैक्टर, क्योंकि हम चाह रहे थे रैंडमनेस बढ़े। दूसरा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, तो एनर्जी जो है वो घटी है, और इस फैक्टर को भी आपकी ये रिएक्शन फेवर कर रही है, और दोनों फैक्टर फेवर हो रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, आपको पता है स्पॉन्टेनियस होने के लिए एनर्जी घटे, रैंडमनेस बढ़े, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझिए। चलिए और एक दो रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। N2 गैस प्लस 3H2 गैस will give you 2NH3, राइट, और डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। अब आप देखिए भाई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी घटी है, और घटी है तो ये फैक्टर फेवर कर रहा है, राइट, ओके। दूसरी तरफ 4 पार्टिकल 2 पार्टिकल में बदले हैं भाई, ठीक है, तो मोमेंट पहले की तुलना में कम होगा, रैंडमनेस भी घट रहा है, जबकि रैंडमनेस बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टर अपोज कर रहा है। अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस केवल और केवल तब हो सकती है जब जो फेवर कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो और जो अपोज कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम हो। तो हम क्या कर रहे हैं भाई कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एक फैक्टर फेवर कर रहा था, एक फैक्टर अपोज कर रहा था। रिएक्शन क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो सिर्फ एक ही जस्टिफिकेशन है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब फेवर करने वाले फैक्टर का मैग्नीट्यूड अपोज करने वाले फैक्टर के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। चलिए हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। NH4Cl सॉलिड, NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है, एंड डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब डेल्टा H पॉजिटिव है भाई, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई है। एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये फैक्टर जो है ये अपोज हो रहा है भाई, ये फैक्टर क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। दूसरी तरफ, ठीक है, बात आ रही थी किसकी, रैंडमनेस की। देखिए रिएक्टेंट पूरा सॉलिड है, लेकिन जो भी चीज़ें प्रोडक्ट के तौर पर, एंड प्रोडक्ट के तौर पे दिखाई गई है वो एक्वस फॉर्म में चली गई है, वो अब मूवमेंट पहले से ज़्यादा कर सकती है। इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज हो गया, और रैंडमनेस इंक्रीज हो गया तो ये आपका फेवर कर रहा है। अब क्योंकि ये ऊपर वाली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये हुआ कि रैंडमनेस वाले फैक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किससे, एनर्जी वाले फैक्टर से, यानी जो फेवर कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए भाई फिर एक क्वेश्चन आता है, तो 3 एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे स्पॉन्टेनियस। और देखो 2N2O5 गैस, 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, डेल्टा H पॉजिटिव। तो आप देखिए भाई डेल्टा H पॉजिटिव है, एनर्जी घटा, एनर्जी घटा मतलब अपोज करने वाला फैक्टर घटा, ठीक है भाई। एनर्जी डेल्टा H पॉजिटिव है, वेरी सॉरी फॉर दिस, डेल्टा H पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और आपको पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एनर्जी जो है वो बढ़ा है। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है, अपोज हुआ है, वो अपोज ठीक था, वो पॉइंट गलत लिखा गया, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई मिनिमम एनर्जी अटेन करना, यानी एनर्जी घटनी चाहिए, और मैक्सिमम रैंडमनेस, एनर्जी मिनिमम रैंडमनेस मैक्सिमम। सो एनर्जी जो है वो आपकी क्या हो गई है भाई इस केस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई, डेल्टा H पॉजिटिव है तो एनर्जी इंक्रीज हुई है, अपोज कर रहा है। रैंडमनेस देखो 2 पार्टिकल गैस के और 5 पार्टिकल गैस के, ज़्यादा पार्टिकल्स का बनना रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज कर रहा है मतलब फेवर। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब रैंडमनेस फेवर करने वाले का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा रहेगा, किससे भाई, आपका अपोज करने वाले के मैग्नीट्यूड से। कुछ रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी आपकी स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस will give you 2HI गैस, और डेल्टा H या प्लस हीट। अब आपको पता है भाई
कि अगर इस रिएक्शन में रिवर्सेबल का निशान लगा देता हूं तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है तो आप इसके फॉरवर्ड एस्पेक्ट पे बात कीजिए। अगर ये फॉरवर्ड हो रही है तो पहली चीज कि दो पार्टिकल और इधर भी दो पार्टिकल हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन H2 पार्टिकल छोटा है और I2 पार्टिकल का साइज बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब रेंडमनेस रिएक्टेंट में ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है तो रेंडमनेस जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप ध्यान से देखिए, H2 और I2, इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखो तो H2 और I2 जो है वो मिलके दो HI पार्टिकल्स के अंदर बदल रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? राइट। दूसरी तरफ एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रही है, आप देखिए, क्योंकि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका सीधा सा मतलब है कि एनर्जी बाहर निकली है, मिनिमम एनर्जी को अटेन किया है। रेंडमनेस भी घटी, एनर्जी भी घटी। रेंडमनेस घटी, अपोज हुआ, एनर्जी घटी, फेवर हुआ। इसका मतलब हुआ कि फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ? तो आपको जी फेवर वाला का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किससे? अपोज करने वाले से। अब ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड होती, बैकवर्ड का मतलब HI हीट को लेकर H2 और I2 में बदलता, तो आप कहो जी अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा, तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक है तो एनर्जी बढ़ी है, एनर्जी बढ़ी है तो अपोज हुआ है, लेकिन रेंडमनेस जो है वो भी इंक्रीज हो गया और वो आपका फेवर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये अगर स्पॉन्टेनियस है तो रेंडमनेस ज़्यादा फेवर कर रहा है किसकी तुलना में? एनर्जी की तुलना में, और फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो बहुत सिंपली आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस पॉइंट को हम लोग किसी रिएक्शन को आखिर कैसे स्पॉन्टेनियस बता रहे हैं। राइट। तो फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी आप लोग चेक कर सकते हो। दो टेंडेंसी जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट होती है। राइट। उन दोनों टेंडेंसी की डायरेक्शन एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन टेंडेंसी जिसका ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा वो डिटरमाइन करेगा कि वेदर द प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। ये आपका इस टॉपिक का कंक्लूजन है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि कोई पार्टिकल्स कितना रैंडमनेस शो करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच मेजर्स the degree of disorder, the property of a system which measure the degree of disorder, कि कितना रेंडमनेस होगा, कितना पार्टिकल दूर दूर जाएगा, कितना उसके अंदर डिसऑर्डर होगा। डिसऑर्डर या फिर आप डिसऑर्डर को आप लोग रेंडमनेस कह सकते हो। रेंडमनेस का भी मतलब है पार्टिकल का इधर उधर मूव करना। उस डिग्री ऑफ रेंडमनेस को ही नाम दिया गया एंट्रोपी। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, एंट्रोपी, रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल कैपिटल S। दिस इज द एंट्रोपी। लेट अस सपोज H2O liquid is converted into H2O gas. So this is the entropy S1 for reactant या initial state, and this is S2 for final state. So the change in entropy delta S is equal to S2 minus S1. So it is the S2 minus S1। और क्योंकि यहाँ आप सबको पता है कि जहाँ भी डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, कहीं भी किसी प्रोसेस के लिए डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब हुआ S2 ज़्यादा होगा किससे? S1 से। ऐसे केस के अंदर डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दूसरी तरफ अगर कहीं किसी प्रोसेस के लिए डिसऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब S2 जो है वो कम है आपका S1 से, तो फिर डेल्टा S की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दैट डेल्टा S इज एक्चुअली रिप्रेजेंट द चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी may also be related to the heat evolved in the process. Whether heat is added to the system, it increases molecular motion, result is increased in the randomness। कि अगर आप मान लीजिए हीट दोगे, किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराते हो, हीट देते ही आप सबको पता पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा,
पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा तो हीट जो है वो रैंडमनेस को भी इंक्रीज करेगी, राइट। अब हीट को देने से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एट विच हीट इज एडिड टू द सिस्टम। आप दो चीजें ध्यान से समझना, अगर एक सिस्टम ए था और एक सिस्टम, इसको चलिए मैं आपको और एक अच्छा एग्जांपल समझाता हूं, H2O लिक्विड, H2O गैस, रैंडमनेस कम टेम्परेचर है लिक्विड का और पार्टिकल्स आपका गैस में बदल गया है या सॉलिड से लिक्विड में बदल गया है, आप ये समझिए। तो आप यहां तो ये समझ रहे हो भाई कि रैंडमनेस यहां पर जो है एंट्रोपी और यहां पर जो एंट्रोपी है वो आपको दिखाई दे रही है, तो हायर टेम्परेचर जो है वहां एंट्रोपी ज्यादा है। लेकिन एक दूसरी चीज समझिए, आपके पास दो अलग अलग केसेज में लिक्विड हैं, H2O लिक्विड और H2O लिक्विड। पहले केस में H2O लिक्विड जो है वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरे केस में H2O लिक्विड है वो मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों ही केस में आप लोग सेम हीट देते हो, सेम हीट का मतलब 100 जूल हीट दिया, दूसरे केस में भी आपने 100 जूल हीट दिया। एंट्रोपी जो है वो दोनों ही केस में इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं वो यहां भी बढ़ेगी, एंट्रोपी जो है वो यहां भी बढ़ेगी भाई। लेकिन जहां पर टेम्परेचर कम होगा भाई वहां पर एंट्रोपी के अंदर जो इंक्रीज है वो ज्यादा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन ऑब्जर्वेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका मतलब लोअर टेम्परेचर पर उसी हीट से ज्यादा एंट्रोपी चेंज होगी, ज्यादा रैंडमनेस आएगी जितनी हाई टेम्परेचर पर। तो दो चीजें समझा रहा हूं कि नंबर 1 H2O लिक्विड, H2O गैस, H2O लिक्विड, H2O गैस, 25 डिग्री सेल्सियस, अगेन इट इज 25 डिग्री सेल्सियस, हीट 100 जूल, हीट 200 जूल। जहां ज्यादा हीट दी, टेम्परेचर सेम रखा है, वहां पर एंट्रोपी ज्यादा होगी, यानी मोर हीट मोर क्यू मोर एंट्रोपी। क्लियर हो गया। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की बात करें, उसको मैं क्या कह रहा हूं, H2O लिक्विड बदला है H2O गैस के अंदर, लेकिन ये लिक्विड मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक है। दूसरी तरफ वही H2O लिक्विड फिर से H2O गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ, लेकिन इस बार H2O लिक्विड जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सेम अमाउंट में हीट दो, 100 जूल यहां दो, 100 जूल यहां दो, दोनों ही केस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। एस जो है एंट्रोपी वो इंक्रीज होगी, यहाँ भी एस इंक्रीज होगी, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर एस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी और हायर टेम्परेचर पर एस है वो लेस। इसका मतलब ये हुआ कि मोर टेम्परेचर जो है उस पर इक्वलेंट हीट देने पर लेस एंट्रोपी चेंज आएगा। ध्यान रखना, लेस एंट्रोपी चेंज आएगा। मैं एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा, मैं एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा हूं। तो एंट्रोपी चेंज को आप लोग यूं भी डिफाइन कर सकते हो, क्यों, रिवर्सेबल, क्योंकि हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब दोनों होता है, अपॉन टेम्परेचर। आप यूं कहिए भाई, इसको बहुत सरल सी भाषा में कह सकते हैं, ज़्यादा हीट दोगे तो एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगा, कम हीट दोगे तो एंट्रोपी चेंज कम होगा। ये पार्ट आपको समझ आना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप लोअर टेम्परेचर पे हीट दोगे एंट्रोपी चेंज ज़्यादा आएगा, हायर टेम्परेचर पे हीट दोगे तो एंट्रोपी चेंज कम आएगा। जैसे जैसे टी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा एस घटता जाएगा। तो डेल्टा एस इज रिप्रेजेंटेड एज Q reversible upon T and it can clearly defined as entropy change delta S during a process may be defined as the amount of heat absorbed isothermally। isothermally का मतलब हीट प्रोवाइड जो है वो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहा है। अब देखिए isothermally था, आपने क्या किया कि दोनों ही केस के अंदर आपने हीट दी और इस हीट का इस्तेमाल केवल और केवल आपका हीट का इस्तेमाल केवल और केवल आपके पार्टिकल को दूर करने में हो रहा है। तो आप ये कहोगे भाई अगर वो केवल और केवल पार्टिकल को दूर करने में हो रहा है तो ज़्यादा हीट होगी, तो फिर ये ज़्यादा हो पाएगा, राइट। आइसोथर्मली एंड रिवर्सेबली डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिकॉज इट इज इनवर्सली वेरीज विद
द टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर एंट्रोपी कम इंक्रीज होगी। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्याउ रिवर्सेबल अपॉन टी। यूनिट की बात करें तो आप सबको पता है भाई कि क्याउ की यूनिट जूल, राइट, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। सो यू शुड राइट ए जूल पर केल्विन, आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। और एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग इतना ही है कि इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम की डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को मेजर करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और हमें एक बात ध्यान रखना है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी, हमने पहले भी पढ़ा था, आज का जहाँ से लेक्चर शुरू हुआ था, कि एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए, रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। तो डेल्टा एस टोटल जो है, टोटल डेल्टा एस का मतलब क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये वैल्यू हमेशा आपकी ग्रेटर देन जीरो होगी। यानी चेंज इन एंट्रोपी जो है डेल्टा एस टोटल है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव होगी। इसका सीधा सा मतलब है भाई कि हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज। किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है, राइट, वो आप हमेशा कह सकते हो कि इंक्रीज होगी, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी का जो सम है, जिसे डेल्टा एस टोटल कहा है, राइट, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव से। और इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज इंक्रीज हो रही है, हमेशा इंक्रीज हो रही है, ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है। इस पार्ट को आप यूं कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का आप लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। एनर्जी कांस्टेंट किसकी, यूनिवर्स की, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आपको ऐसा सजेस्ट कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो बच्चा लोगों ये कह रहा है कि एंट्रोपी जो है वो आपकी यूनिवर्स की ऑलवेज इंक्रीजेज, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की जो एंट्रोपी का जो सम है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज, क्लियर हो गया, किसकी, ऑफ यूनिवर्स। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर हो गया। चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल के हेल्प से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रोसेस है जहां पर H2O लिक्विड चेंज हुआ है किसके अंदर, H2O गैस के अंदर, और ये पूरी प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, मान लीजिए टेम्परेचर आपको दे दिया गया -+1 डिग्री सेल्सियस, राइट। चलिए -1 डिग्री सेल्सियस दे देता हूँ मैं आपको, क्लियर हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि H2O लिक्विड जो है वो H2O गैस के अंदर बदल रहा है, या फिर क्वेश्चन के डाटा में थोड़ा चेंज कर देता हूँ और अच्छा एक क्वेश्चन बना लेता हूँ। H2O लिक्विड H2O सॉलिड में बदला, इसका मतलब पानी का बर्फ बन गया है, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस 274 केल्विन टेम्परेचर पर, 274 का मतलब आपका +1 डिग्री सेल्सियस है। अब आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है भाई, 1 डिग्री पर लिक्विड पानी की बर्फ नहीं बनती है। ये तो 0 डिग्री पे हो सकता है, ये 0 से कम पे हो सकता है, लेकिन 0 से अबाव टेम्परेचर पर। अब इसको समझने की कोशिश करते कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। इस प्रोसेस के लिए इस टेम्परेचर पर डेल्टा एस सिस्टम इज गिवन -22.13 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन तो यूनिट था ही, और पर मोल 1 मोल के लिए है, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग इट इज अगेन +22.05। आप सबको पता है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, राइट। अब डेल्टा एस सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर कितना है, राइट, -22.13, और डेल्टा एस सराउंडिंग 22.05, और यहाँ पर बात कितनी हो रही है भाई, राइट, दैट इज -0.08, और -0.08 डेल्टा एस टोटल नेगेटिव का मतलब द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, प्रोसेस क्या है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को और समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। एंट्रोपी बढ़ी या घटी, H2 गैस 2H गैस में बदला, 1
2 में बदला है, छोटे पार्टिकल में बदला है, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। लिक्विड जो है सॉलिड में बदला है, पार्टिकल का रैंडमनेस घटा है, एंट्रोपी जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। NaHCO3, NaHCO3 सॉलिड, ठीक है, बदल रहा है Na2CO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। आप ध्यान देखिए कि शुरुआत में इनिशियली कोई भी लिक्विड गैस नहीं था, लेकिन फाइनल स्टेट के ऊपर गैस आ गई है। इसका मतलब आपके एंट्रोपी और रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिएक्शन है अमोनियम नाइट्रेट, एक न्यूमेरिकल करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट एंड इट इज अ सॉलिड एंड when added into water, right, it will convert it to ammonia aqueous plus NO3 नेगेटिव aqueous। ठीक है, प्रोसेस के स्टार्ट में सब कुछ सॉलिड, लेकिन बाद में सब कुछ एक्वस हो गया है। अब इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, सिस्टम का डेल्टा एच इट इज प्लस 28.1 किलोजूल पर मोल, right? Okay. Delta S also for system, that is 108.7 joule per Kelvin per mole. So you have calculated the change in entropy of the surrounding. आपसे पूछा है change in entropy delta S surrounding। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा एच सिस्टम और डेल्टा एच सराउंडिंग हमेशा अपोजिट होते हैं, लेकिन डेल्टा एच सराउंडिंग निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट है। मैं दोबारा से कह देता हूं कि डेल्टा एच सिस्टम इज नेगेटिव डेल्टा एच सराउंडिंग, लेकिन ये कहानी डेल्टा एस के लिए नहीं होती है, वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मुझे क्या करना है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है। अब आप सबको पता है डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, और हम लोगों ने पहले पढ़ा है भाई क्यू पी डेल्टा एच के बराबर है, याद करो, और क्यू वी डेल्टा यू के बराबर है। क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर होती हैं, तो हम इस फॉर्मूला को अब डेल्टा एस का फॉर्मूला जो है वो क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी लिखने की बजाय हम लोग डेल्टा एच अपॉन टी लिखेंगे। ध्यान रखना है कि फॉर्मूला को हम लोग चेंज कर रहे हैं। डेल्टा एस को अभी मैंने क्यू अपॉन टी बताया था, क्यू का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, तो क्यू पी जो है वो डेल्टा एच के बराबर होगा, ध्यान रखना। सो डेल्टा एस सिस्टम तो दे रखा था, सराउंडिंग आपसे पूछा है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग का मतलब है कि डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। अब डेल्टा एच सराउंडिंग आपको नहीं पता इस क्वेश्चन में, लेकिन आप सबको पता है कि डेल्टा एच सराउंडिंग अपोजिट है डेल्टा एच सिस्टम के अपॉन टी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। सो डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। तो ये क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एच सिस्टम दे रखा है, डेल्टा एच सिस्टम दे रखा है, डेल्टा एच सराउंडिंग आपसे पूछा है, तो डेल्टा एच सराउंडिंग निकालने के लिए क्या किया, डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। डेल्टा एच सराउंडिंग नहीं पता तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, और माइनस डेल्टा एच सिस्टम इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज -28.1, राइट, और अपॉन टी दैट इज 298, दैट इज, और जो भी पार्ट आपका जूल में चल रहा था उसको अब आप किलो जूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जूल के अंदर चलने वाले किसी भी पार्ट को आप लोग या किलो जूल में बदल लीजिए, या कोई भी चीज़ किलो जूल है, यूनिट आपको सेम रखना है, यूनिट चेंज नहीं करना है। ध्यान रखना, यूनिट क्यों नहीं चेंज करना, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये पार्ट किलो जूल में गिवन है और ये पार्ट आपका जूल के अंदर गिवन है, तो आपके लिए एसेंशियल है कि एक या तो उसको भी किलो जूल में बदल लीजिए या फिर इसको भी आप लोग जूल में बदल लीजिए। तो चलिए इसको जूल में बदल लेते हैं, 10⁻³ डेल्टा एच सिस्टम जो आपका किलो जूल में दे रखा था, और आप इसको निकाल लीजिए, तो ये आपकी जो भी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच सराउंडिंग आप लोग निकाल लोगे। अब इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा है कि प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट।
अब आप वेदर द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, आप डेल्टा एस सिस्टम क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा एस सराउंडिंग आपने अभी निकाल ही लिया है, दोनों को जोड़ के देखना, अगर दोनों का जोड़ पॉजिटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, दोनों का जोड़ नेगेटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा, आप लोगों ने एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, आपने एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसी के हिसाब से आप लोग इसको भी बहुत सिंपली फॉर्मूला से लिख सकते हो। एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। और फेज ट्रांजिशन का सीधा सा मतलब है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब है कि किसी भी सॉलिड से लिक्विड में बदले। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब है किसी भी लिक्विड से आपके गैसियस वेपर्स बने। और तीसरी चीज आपकी एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जहां पर डायरेक्ट कोई भी सॉलिड। तो ये टॉपिक आप लोग एंथैल्पी के टर्म में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, क्योंकि आप सबको पता है कि डेल्टा एस का सीधा सा फॉर्मूला है डेल्टा एच अपॉन टी। सो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। स्टैंडर्ड लिख सकते हो, सभी चीज़ें स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है। और टी को आप लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर टी एफ लिख सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है, ये ध्यान रखना। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, किसी भी चीज़ का। तो क्योंकि फ्यूजन के लिए तो मेल्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आप लोगों को एंथैल्पी की बात करनी थी, और आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहता है, तो इसको मैंने टी एफ लिख दिया। चलो भाई, डेल्टा एस नोट वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट वेपराइजेशन अपॉन टी। और वेपराइजेशन आपको पता बॉइलिंग पॉइंट पे करना है। इसी तरीके से डेल्टा एस नोट सब्लिमेशन, दैट इज डेल्टा एच नोट सब्लिमेशन अपॉन टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आप लोगों के बहुत जर्नल से फॉर्मूला है, ठीक है। इसके हेल्प से भी मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू स्टीम, यानी लिक्विड वाटर को स्टीम में बदलना है, ठीक है। और आप लोगों को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दे रखा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब है कि डेल्टा एच नोट और लिक्विड से गैस वेपराइजेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज 40.8 किलोजूल। दिस क्वेश्चन इज गिवन किलोजूल पर मोल, 40.8 किलोजूल पर मोल इज गिवन। एंड द टेम्परेचर, बिकॉज वेपराइजेशन के बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट पर करनी है, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एब्सोल्युटली 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करनी हो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन की बात करनी हो, तो आप उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर वेपराइजेशन की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर करेंगे। ये गिवन है, टेम्परेचर आपको पता है। डेल्टा एस नोट वेपराइजेशन आपसे पूछा है, डेल्टा एस नोट वेपराइजेशन इज डेल्टा एच नोट वेपराइजेशन अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बहुत 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 आसान है, राइट। अभी एक लेक्चर आपका बच गया मोटा मोटा सा, इसके साथ ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर हो सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बहुत आसान चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। बस फर्क ये है कि जिन भी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो वो सारी अधिकतर चीज़ें वो हैं जिनके बारे में आप लोग पहली बार बात कर रहे हो। इसलिए इस चैप्टर को एटलीस्ट 2 बार अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर कोई भी डाउट्स आपके नहीं बचेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।